हेलो फर्स्ट ईयर, अपन पढ़ रहे थे ऑब्जर्वेशन वाला चैप्टर। इसमें हमने टेम्परेचर जो टेम्परेचर वाला पार्ट है वो बिल्कुल कवर कर चुके हैं। अपन ने लास्ट पढ़ा था केयर कैसे की जाती है जब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता है ना। या फिर अपन ने एक और टॉपिक पढ़ा था राइगर में भाई जब राइगर जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है किसी पेशेंट के साथ। राइगर में हमने देखा था कि भाई जिसमें तीन कैटेगरी होती है, पहले कोल्ड, फिर हॉट, फिर उसके बाद स्वेटिंग स्टेज जो कि पेशेंट के अंदर हमको दिखती है। फिर उसके अंदर हमको कैसी कैसी केयर देनी है, भाई कोल्ड में कैसी देनी है। फिर उसके बाद हम देखते थे कि भाई हॉट स्टेज आती है, फीवर वाली स्टेज आती है, तो उसमें हमको कैसी केयर देनी है, स्वेटिंग वाली स्टेज में हमको कैसी केयर देनी है। ये सारी चीजें अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन वाले चैप्टर में। भाई टेम्परेचर हमने पढ़ा, पायरेक्सिया का बोला कि भाई जब फ़ारेनहाइट में अगर 99 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाए, या फिर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 37.2 डिग्री से आगे पहुंच जाए, तब हम क्या कहेंगे कि भाई इसको फीवर आ रहा है ना। माइल्ड से मॉडरेट पढ़ा, हाई पायरेक्सिया पढ़ा। फिर उसके बाद ये सारी जितनी भी चीजें हम टेम्परेचर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हुए। अब टीपीआर में हम ऑब्जर्वेशन में क्या पढ़ते हैं, टीपीआर है ना, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और एक बीपी। ये हमारे क्या है, वाइटल साइन है। इनको अपन क्या बोलते हैं, वाइटल साइन। वाइटल साइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वाइटल ऑर्गन है हमारे वही इनको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। भाई इनसे हम क्या कर सकते हैं, बॉडी की एक्चुअल जो वाइटल ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है उनका हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए हम उनको वाइटल साइन बोलते हैं। वाइटल साइन में हमने पहला टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और एक बीपी, जिसमें हमने टेम्परेचर खत्म कर दिया है। आज हम चालू करेंगे पल्स, कि भाई पल्स क्या होती है ना, कौन कौन से कहाँ उसको असेस कर सकते हैं टेम्परेचर पल्स को, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। भाई देखो, पल्स की अगर हम बात करें तो पल्स इसको कहेंगे कि तुमने भी देखा होगा कि भाई इसकी पल्स आ रही है ना, नॉर्मली जनरली पेशेंट आपका डॉक्टर साहब देखते हैं आपके, है ना। फिर इसके बाद अगर अपन इसको कहेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि पल्स इज एन अल्टरनेट एक्सपांशन एंड रिकॉइल, है ना। एक्सपांशन यानी क्या होता है, राइज होगा। एक्सपांशन यानी क्या होगा, राइज होगा। राइज यानी कि बढ़ना, है ना। राइज यानी कि बढ़ना। एक्सपांशन एंड रिकॉइल, रिकॉइल यानी कि फॉल, गिरना, है ना। एक्सपांशन बढ़ना, रिकॉइल यानी कि फॉल होना, यानी कि गिरना। ऑफ एन आर्टरी इन द रेस्पॉन्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कि भाई जब भी तुमने देखा होगा हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, एरोटा के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ से एरोटा जाती है, पड़ा हुआ कार्डियो, यहाँ से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, भाई ये क्या कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर डालेगा। अब उसके कारण क्या होगा, जितनी भी आर्टरीज होगी, है ना, जितनी भी आर्टरी उनके अंदर क्या होगा, एक्सपांशन होगा, है ना, एक्सपांशन होगा। फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर्टरी क्या होगी, रिकॉइल होगी। तो उसी को हमने कर रहा है कि एक्सपांशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी इन द रेस्पॉन्स ऑफ, किसके रेस्पॉन्स में अपन किसके बोल रहे हैं कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी के अंदर क्या होता है, एक्सपांशन। एक्सपांशन यानी कि उभार आना। भाई अपन पल्स से फील कर दे कि भाई हाँ बीट आ रही है, हार्ट बीट आ रही है, तो क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण पल्स हमारी हमको फील हो रही है ना। एक्सपांड हो रही है, फिर रिकॉइल हो रही है, एक्सपांड हो रही है, फिर रिकॉइल हो रही है। तो उसी को हमने क्या बोला कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जब भी प्रेशर जाता है तो उसके अल्टरनेट में क्या होता है, एक्सपांशन और रिकॉइल होता है। किसका होता है, आर्टरी का होता है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स कहते हैं। अब बात आती है कि हम पल्स को कैसे कैसे फील कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड लाइन लिखिए कि द पल्स कैन बी फेल्ट बाय द फिंगर। भाई फिंगर से हम क्या कर सकते हैं, पल्स को फेल्ट कर सकते हैं। फेल्ट यानी कि महसूस करना, फेल्ट यानी कि महसूस करना, कि भाई हम फिंगर से क्या कर सकते हैं, पल्स को फेल्ट कर सकते हैं। ऑन अ पॉइंट वेयर ऑन प्रोसेस ए बोन क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द स्किन, कि भाई हमको जो पल्स होती है ना बॉडी में, जितनी जहां पे भी हम पल्स महसूस कर सकते हैं, फिंगर से महसूस करते हैं, वहां क्या होता है कि भाई जहां जहां भी बोन होती है, जहां बोन को आर्टरी क्रॉस करनी होती है, जहां पे भी बोन होती है ना, बोन को जहां आर्टरी क्रॉस करनी होती है और जो स्किन के बिल्कुल सरफेस पे होती है, वहां क्या होता है हमको पता लग जाता है। भाई हार्ड सरफेस है, अगर उसके ऊपर से अपन पानी का पाइप निकाल के रखें तो पानी के पाइप में अगर अपन महसूस करेंगे तो पानी का अपन को ज्यादा फ्लो नजर आएगा, क्योंकि पीछे क्या है, हार्ड सरफेस है। अगर पीछे हार्ड सरफेस नहीं होती तो अपन को महसूस ही नहीं होता कि भाई उसमें कुछ एक्सपांशन भी हो रहा है, फिर रिकॉइल भी हो रहा है। तो जहां जहां भी बॉडी में बोन क्रॉस करती है, आर्टरी जहां बोन को क्रॉस करती है, वहीं हम इसको क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं आर्टरी को। बात समझ में आई? तो ये इसी लाइन में बोला गया है कि द
और क्या होगा, जो कि क्लोज होगी हमारी सरफेस के अंदर, डीप भी नहीं होनी चाहिए। अगर डीप होगी तो आप फेल्ट नहीं कर पाओगे, जाके क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं when the left ventricle contract with force about 70 ml of blood into the aorta and into the arteries। भाई जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, भाई हमने बात करी कि भाई हार्ट क्या है, परमानेंटली हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। अब जब भी एक बीट में अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अबाउट 70 ml तक क्या करता है, वो हमारी एओर्टा में ब्लड छोड़ता है 70 ml। उसी को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम पे अपन उस चीज को बोल सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं कि भाई एक बीट में 70 ml क्या करता है हमारे को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डालता है। भाई हार्ट के कितने दो सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी, जो राइट वेंट्रिकल वाला तो क्या करता है, हमारे लंग्स में ब्लड भेजता है। ब्लड क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन लेता है, फिर प्योर ब्लड आता है, फिर उसके बाद आता है लेफ्ट एट्रियम आता है, लेफ्ट एट्रियम से किधर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देता है पूरी बॉडी को, है ना। अब एक बार में जो पंप कर रहा है वो कितना कर रहा है, 70 ml कर रहा है। उसी को अपन ने क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला। अब जब भी एक बार पंप करेगा तो वही ब्लड किधर जाएगा, आर्टरी में जाएगा। उसके रेस्पॉन्स में आर्टरी क्या करेगी, एक्सपांड होगी, है ना। एक्सपांड होकर फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिकॉइल होगी। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, जहां जहां पे भी आर्टरी बोन को क्रॉस कर रही है, जहां जहां भी आर्टरी बोन को क्रॉस कर रही है, वहीं हम उसको फेल्ट कर लेंगे कि भाई हाँ इसके पल्स आ रही है। बात में उसी को हम क्या कहेंगे, पल्स बोलेंगे। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट फोर्सेस अबाउट 70 ml of blood into the aorta and into the arteries। बात समझ में आती है कि भाई हम पल्स किसको बोलते हैं, भाई एक्सपांशन होना, एक्सपांशन यानी कि राइज होना, है ना, और रिकॉइल होना आर्टरी का, किसके रेस्पॉन्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के रेस्पॉन्स में। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम पल्स बोलते हैं। बात समझ में इतनी बच्चों। फिर इसके बाद बात करते हैं कि साइट ऑफ पल्स, कि भाई जो पल्स है हम कहाँ कहाँ इसको फेल्ट कर सकते हैं। भाई जैसे जैसा कि अपन ने बोला भी, एक लाइन अपन ने बोल रखी इसमें कि जहां पे भी आर्टरी बोन को क्रॉस करेगी वहीं हम इसको फील कर सकते हैं, और जो सरफेस के बिल्कुल पास होगी, स्किन के बिल्कुल, स्किन सरफेस के बिल्कुल पास होगी, वहीं हम इनको इजीली असेस कर सकते हैं। बात समझ में आएगी। तो इसी को हम देखते हैं कि भाई जहां जहां भी हमारी बॉडी में पल्स जो आर्टरी है वो क्रॉस कर रही है बोन को, वो हम कहां पे फेल्ट कर सकते हैं। द पल्स में बी फेल्ट एट, कि भाई कितनी साइट है बॉडी में, ऐसी कितनी साइट है जहां जहां आर्टरी बोन को क्रॉस कर रही है, और हम वहां पल्स आसानी से इजीली असेस कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो पहला आता है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी क्या कहती है, ये टेम्पोरल बोन, ये हमारी क्या है, टेम्पोरल बोन। सब नॉर्मली देखो, अभी करके देखो, यहाँ पे भी तुमको क्या हो रहा होगा, फील हो रहा होगा आर्टरी का एक्सपांशन और रिकॉइल हो रहा है ना। तो ये चीज क्या है, टेम्पोरल आर्टरी, ये पहली साइट है क्या है कि हमको असेस करने की, क्या, पल्स असेस करने की। और द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इजीली असेसिबल इन चाइल्ड। अब ज्यादातर और अगर इसको असेसिबल करना है तो चाइल्ड में हम क्या करते हैं, टेम्पोरल बोन से ही हम पल्स का यूज लेते हैं कि भाई अगर अपन को इसकी पल्स देखनी है तो चाइल्ड में, बच्चों में हम क्या करते हैं, जो टेम्पोरल बोन होती है वो ज्यादा से इजीली असेसिबल हो जाती है। वहां पे क्या होती जाती है, पल्स जो है वो बिल्कुल इजीली असेसिबल हो जाती है। बात समझ में आई। इजीली असेसिबल यानी कि मिल जाती है या फिर महसूस हो जाती है। बात समझ में आई। तो ओवर द टेम्पोरल बोन इजीली असेसिबल इन चाइल्ड। पूरी बॉडी में 9 ऐसी जगह होती है, 9 जगह। सबसे पहले हम हेड से चल रहे हैं, हेड में कौन सी, टेम्पोरल, है ना। फिर इसके बाद आएगी आपकी कैरोटिड, जो कि दोनों साइड नेक के जो कैरोटिड जाती है एरोटा से निकलती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से दोनों तरफ, एक राइट कैरोटिड आर्टरी और एक लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, जो कि कहाँ जा रही है, ब्रेन में आपके ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है। ब्रेन में क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है। अब जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाएगा 70 ml, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फील होगी, क्या होगी, पल्स फील होगी। तो उसी को क्या कहेंगे अपन, कैरोटिड पल्स। बात सुनिए। सबसे पहले तो कौन से, टेम्पोरल आर्टरी, जो कि टेम्पोरल बोन के दोनों साइड अपन को फेल करने को मिलती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन सी साइड होती है फील करने की। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि और कौन कौन सी साइड होती है। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने कौन सा देखा, टेम्पोरल देखा। टेम्पोरल की हम बात करते हैं, कैरोटिड। कैरोटिड जो होती है वो कहाँ पे असेस कर सकते हैं, कैरोटिड जो आर्टरी होती है, जो कैरोटिड पल्स होती है, उसको हम कहाँ पे असेस कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं दोनों तरफ नेक के, दोनों तरफ नेक के हम क्या कर सकते हैं, उसको एट द साइड ऑफ द नेक, है ना, टू चेंज द सेरेब्रल परफ्यूजन। भाई इससे हम एक चीज और पता लगा सकते हैं, भाई जो कैरोटिड आर्टरी को कहाँ पे ब्लड लेके जा रही है, पूरा हमारे ब्रेन की जो सप्लाई है वो किस आर्टरी के थ्रू हो रही है, कैरोटिड आर्टरी की, जो दोनों तरफ होती है, नेक की इधर भी होती है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों। कहां से आती है, एक ब्रेकियोसेफेलिक से आती है और एक आर्च ऑफ एरोटा से डायरेक्ट हमारी जो
क्या नाम से जो कैरोटिड आर्टरी वो एराइज होती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, है ना, तो हमको इससे भी ये भी पता लग सकता है कि सेरेब्रल परफ्यूजन की भाई ब्रेन की ब्लड सप्लाई है जो वो कितनी इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है, कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई वो बंद हो चुकी है। अगर आर्टरी अगर आपको फील नहीं होगी, यानी कि इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एब्नॉर्मलिटी है, या फिर उसके ब्रेन तक ब्लड सप्लाई जो है पहुंच नहीं पा रही है। तो इस चीज से हम आपके जो सेरेब्रल परफ्यूजन है उस चीज का भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एपिकल पल्स की। जो एपिकल पल्स होती है वो चेस्ट के, है ना, लेफ्ट हमारा जो चेस्ट है, लेफ्ट साइड जब हमारा जहाँ हर्ट होता है उस तरफ हम क्या इसको असेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एपेक्स ऑफ द हर्ट। कि भाई हर्ट के दो पार्ट होते हैं, हर्ट के तो दो पार्ट है, एक तो बेस वाला पार्ट होता है, एपेक्स वाला पार्ट होता है। अब जो एपेक्स वाला पार्ट होता है नीचे वाला, उसके बाद बात करते हैं कि इस जब फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, जो हमारे रिब्स होती है, रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है वो मसल से भरा होता है, उनको क्या कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब जो फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल होती है एट द लेफ्ट साइड, वहां हमको कौन सी पल्स देखने को मिलती है, हमको एपिकल पल्स देखने को मिलती है। कौन सी पल्स देखने को मिलती है, एपिकल पल्स एट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस अपेक्स पार्ट ऑफ द हर्ट। हर्ट के कौन से पार्ट में, अपेक्स पार्ट में। लास्ट में इसके बाद बात करते हैं ब्रेकियल आर्टरी कि भाई अबव द एल्बो, एल्बो के ये एल्बो पार्ट है हमारा, इसके अबव एंड द एंटेक्युबाइटल फोसा, ये क्या है हमारा एंटेक्युबाइटल फोसा है। यहीं से हम बीपीपी नापते हैं। डॉक्टर जब भी कफ बांधता है तो आपके इसी जगह इसी वाले पार्ट में हल्का सा स्लाइडली से 1-2 इंच क्या करता है, ऊपर आपका कफ बांधता है। तो यहीं पे क्या करता है वो, यहीं पे जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उससे आपकी पल्स को असेस करता है। सब देख लो, नॉर्मली अगर आप अभी भी करोगे तो आपको यहाँ पे इजीली एसेसिबल हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अबव द एल्बो एंड द एंटेक्युबाइटल फोसा, है ना, टू मेजर बीपी। अच्छा, ज्यादातर यहाँ पे इस साइड से जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उससे हम सबसे ज्यादा क्या बीपी को मेजर करते हैं। जब एक्रेल आर्टरी होती है यहाँ से जो निकलती है एंटेक्युबाइटल फोसा, इसको क्या कहते हैं, ये जो ये दिख रहा है ना तुमको, इसको क्या कहते हैं एंटेक्युबाइटल फोसा। यहीं से हम बीपी ज्यादातर लेते हैं, मेजर करते हैं। रेडियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट, अभी क्या है आपकी ये रिस्ट पार्ट है ना, इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट, जहां से जो थंब आ रहा है, थंब के साइड से आप चलोगे तो यहीं पे अगर आप 3 उंगलियों से आप अगर फेल्ट करोगे तो आपको भी हल्का सा देखना महसूस हो जाएगा कि आपकी क्या हो रही है, पल्स चल रही है ना, एक्सपांशन और रिकॉइल हो रहा है। इसके बाद करते हैं इजीली एक्सेसिबल टू चेक पल्स, और ये क्या है, सबसे इजीली एक्सेसिबल है। डॉक्टर कोई भी अगर तुमको किसी की भी पल्स चेक करनी है तो सबसे पहले आपकी रेडियल पल्स चेक करो, फटाफट से आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा कि भाई इसकी कितनी पल्स आ रही है, पर मिनट कितनी आ रही है। बात समझ आएगी? इसका फीमोरल आर्टरी इन द ग्रोइन एरिया, फीमोरल आर्टरी का देखिए आपकी जो दोनों तरफ की ग्रोइन एरिया होते हैं, आपको यहाँ पे कौन सी आर्टरी या फिर कौन सी पल्स देखने को मिल जाएगी, फीमोरल पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यम हेड से चल रहे हैं, पहले हमने टेम्पोरल देखा, है ना, फिर उसके बाद हमने ब्रेकियल देखे, कैरोटिड देखा, उसके बाद फिर ब्रेकियल देखा, फिर उसके बाद एपिकल देखा, फिर उसके बाद फीमोरल देखा, फिर ये रेडियल पल्स देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी है। इसके बाद बात करते हैं हम कौन सी होती है, पोप्लिडियल आर्टरी। पोप्लिडियल जो पल्स होती है वो कहाँ पे हमको फील करने को मिलती है, जो पोप्लिडियल फोसा होता है, जैसे अपने ये क्या था एंटेक्युबाइटल फोसा था, यहाँ पर हमको कौन सी दिख रही थी, ब्रेकियल आर्टरी, यानी कि ब्रेकियल पल्स हमको यहाँ पे फील करने को मिल रही थी। अब जैसे तुम्हारा जो नी वाला पार्ट है, नी है ना, नी के पीछे कौन सा फोसा है, उसको पोप्लिडियल फोसा बोलते हैं। वहीं पे बैक ऑफ द नी यानी कि घुटने के पीछे, है ना, इन द पोप्लिडियल फोसा। जैसे अपन को यहाँ ब्रेकियल मिल रही थी कौन से, एंटेक्युबाइटल फोसा में, ऐसे जो नी है तुम्हारा घुटना है, घुटने के पीछे कौन सा फोसा है, फोसा यानी कि पोप्लिडियल फोसा, वहां कौन सा है, पोप्लिडियल फोसा है। जैसे यहाँ एंटेक्युबाइटल था, वहां कौन सा था, पोप्लिडियल था, उसको कौन सा बोला हमने, पोप्लिडियल आर्टरी। फिर उसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर टिबियल बिहाइंड द मीडियल मेडुलस, कि भाई तुम जैसे जानते हो कि तुम्हारी क्या फूट है, इसके बाद कौन सा था, यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ तुम्हारी कौन सी होती है, मीडियल मेडुलस होती है। अब इसके पीछे इस जगह कौन सी आपको आर्टरी फील करने को, कौन सी पल्स आपको फील करने को मिलती है, पोस्टीरियर टिबियल, जो कि कहां मिलती है, मीडियल मेडुलस जो होता है, जो मीडियल मेडुलस पार्ट होता है, इसके पीछे आपको कौन सी, पोस्टीरियर टिबियल आपको फील करने को मिलती है। फिर इसके बाद डोर्सल पेडिलिस ऑन द फुट, अब यहाँ आगे की तरफ इन द फ्रंट ऑफ द फुट, यहाँ कौन सी दिखने को मिलती है आपको, जैसे ये आपका फुट है तो यहाँ कौन सी दिखने को मिलेगी, डोर्सल पेडिलिस, डोर्सलिस पेडिलिस। फिर उसके बाद बात करते हैं फेशियल आर्टरी अबव द लोअर,
जैसे तुम्हारा एक जो है ना, एक तो अपर जो कि इमूवेबल होता है, और जो लोअर जो होता है आपका मूवेबल पार्ट होता है। तो लोअर जो कि आपका जो ये है ना नीचे की तरफ है ना, यहाँ कौन सा आपके फेशियल आर्टरी, ज्यादातर इसको जनरली यूज नहीं लेते हैं, सिर्फ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको आर्टरी हल्की सी फील होती है, यहाँ पे भी आपको एक्सपांशन और रिकॉइल देखने को मिलता है आर्टरी का, इसीलिए अपन को इसको फेशियल आर्टरी, फेशियल पल्स को भी अपन को पढ़ना पड़ता है। बात में डोर्सल पेडिलिस ऑन द फुट, इन द फ्रंट ऑफ द फुट, डोर्सल पेडिलिस आपको कौन सी देखने को मिलती है, डोर्सल पेडिलिस। इसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर टिबियल, जो कि जो आपका मेडियस पार्ट होता है उसके पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ आपके वहां कौन सी देखने को मिलती है, पोस्टीरियर टिबियल। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की, भाई कितनी कितनी नॉर्मल वैल्यूज होती है इनकी। भाई अगर नॉर्मल वैल्यू बात करें पल्स की तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट है ना, 60 से 100 बीट्स पर मिनट ये आपकी पूरी नॉर्मल वैल्यू आ जाती है किसकी, पल्स की वैल्यू। एक मिनट अगर आप असेस करोगे ना तो 60 से 100 के बीच में आपके अगर आ रही है तो नॉर्मल वैल्यू अपन मान सकते हैं। बट इन द केस ऑफ अगर 60 से नीचे चल जाएगी तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो जाएगी है ना, उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे, जब 60 से नीचे पल्स आ रही है तो ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ऊपर जाएगी और अगर 100 से ज्यादा जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर अपनी नॉर्मल सांस ले रहे अपन 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट ले रहे हैं, अब अगर 12 से कम हो जाएगी तो ब्रेडिक्निया बोल देंगे, और अगर 20 से ज्यादा हो जाएगी तो अपन क्या बोल देंगे, टेकीप्निया। ऐसे हर्ट में अगर अपन बात करते हैं, हर्ट रेट या फिर अगर आपकी पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 100 से ज्यादा चल जाएगी तो अपन उसको टेकीकार्डिया बोल देंगे, और अगर 60 से कम हो जाएगी है ना, अगर 60 से कम हो जाएगी तो ब्रेडिक्निया ब्रेडिकार्डिया उसको अपन बोल देंगे। एफएचआर फीटल हर्ट रेट जो हमारी जो होती है नॉर्मली वो 140 से 160 बीट पर मिनट होती है। अगर आप किसी भी फीटल से अगर आप असेस करोगे तो उसकी कितनी आएगी, 140 से 160। और न्यूबॉर्न की बात करें, जो नियोनेट होता है ना, विद इन पैदा होने से 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, नियोनेट कहते हैं, उसकी कितनी होती है, 140 बीट पर मिनट हमको उसको देखने को मिलती है। इन्फेंट की बात करें जो 28 दिन के बाद से 1 साल तक का होता है उसमें कितनी देखने को मिलती है, 100 बीट्स पर मिनट है ना, पर मिनट की बात कर रहे हैं, मिनट में देखने को मिलती है हमको ये सारी। 2 से 3 साल के बच्चे में हमको कितनी देखने को मिलती है, 100 बीट पर मिनट। ये हमने सारा क्राइटेरिया फिर हमारे इसमें नॉर्मल वैल्यूज है जो स्टडी के आधार पे हमें इसको बताया गया है कि भाई इतनी इतनी हमको फील करने को मिलती है। और अगर कोई डिजीज कंडीशन हो, कोई अगर अदर कंडीशन हो तो ये सब चेंजेस भी हो सकती है ना, ये सारी चेंज भी हो जाती है। 5 से 10 साल के बीच में नॉर्मल कितनी रहती है, 90 बीट पर मिनट। अब बात करते हैं एडल्ट की जितने भी एडल्ट है उसकी कितनी रहेगी, 70 से 80 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल हम कितनी कहते हैं, 72 के देते हैं, कितनी पल्स आ रही है, 72 वाली। तो 70 से 80 के बीच में बीट्स पर मिनट में हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं, किसमें, एडल्ट कंडीशन। इसके बाद बात करते हैं ओल्ड एज, तो ओल्ड एज में थोड़ी क्या हो जाती है, स्लोवर हो जाती है। बट इन द केस ऑफ अगर ज्यादा एक्सट्रीमली ओल्ड है तो उसमें रैपिड भी हमको बहुत ज्यादा रैपिड पल्स भी देखने को मिल जाती है। बात समझ में, ये क्या है, सारी नॉर्मल वैल्यूज। और ये हमारी जितनी भी साइड थी, कहाँ पे जो आर्टरी वो बोन को क्रॉस कर रही है और हम पूरी बॉडी में कहाँ पे फील कर सकते हैं। एज इट इज नोट्स में केयर ऑफ राइगर के बाद पल्स हेडिंग डालना, उसके बाद टॉपिक डालना, और एज इट इज आप जितना आज पढ़ा है आज की क्लास का नोट आपकी बुक में कर लेना। बात समझ में आएगी कि अगर किसी को दिक्कत हो तो फोन करके